नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत बायोलॉजी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की। हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के साथ हमारे संबंध क्या है, इकोलॉजी किसे कहा जाता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम का संगठन क्या है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग क्या है, उसके कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों पे हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। पर उससे पहले इस टॉपिक के बारे में दो बात आपसे कहूँगा। ये जो टॉपिक आज पढ़ने हम जा रहे हैं, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक हिस्सा है। जिस प्रकार हमारी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है पर्यावरण, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह पाते, जिसके बिना जीना संभव नहीं है, उसी तरीके से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये अभिन्न अंग है। हर एग्ज़ाम में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण के साथ हमारे संबंध क्या है। तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ने जाते हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखें। पहली चीज़ ये कि टॉपिक की मूल भावना आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो मुद्दा है, जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, उसकी मूल भावना आप समझ लीजिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो जो क्वेश्चन आपके सामने होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, उसका मूल कंसेप्ट क्या है। अगर कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया, आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो आंसर अपने आप निकल के आएगा। हम उल्टा जाते हैं, हम पहले फोकस क्वेश्चन पे कैंडिडेट का कम होता है और उसके आंसर पे ज़्यादा होता है, और वहीं हम गलती कर जाते हैं। वास्तव में हम कॉन्सेप्ट से चूक जाते हैं। तो मूल बात यही है कि हम कॉन्सेप्ट क्या है, जो विषय हमें क्या कहना चाह रहा है, उसकी मूल भावना जो है वो हम समझ लें, तो हम कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे। चलिए साहब, समय की पाबंदियों के मद्देनज़र आज का हमारा विषय हम शुरू करते हैं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। सबसे पहले इस टॉपिक में हम बात करें कि वास्तव में पारिस्थितिकी है क्या, इकोलॉजी क्या है, किसे कहते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषाएं इसके रिगार्डिंग दी है कि ये है क्या। ये एक विषय है, एक भाग है, एक डिवीज़न है साइंस का, विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं जीव और उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों की। एक जीव और उस जीव का पर्यावरण, पर्यावरण मीन्स हमारा चारों ओर का वातावरण, उस जीव का पर्यावरण में जिस जगह वो जीव रह रहा है, उस जीव के चारों ओर का जो परिवेश है, उस परिवेश और उस जीव के मध्य क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं, क्या अंतःक्रियाएं हो रही है, उन सब का अध्ययन जो है वो हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जीव क्या क्या क्रियाएं करता है, इसको समझने से पहले हम अब खुद का एग्जाम्पल ले लें कि हम भी एक जीव हैं। हमारा चारों ओर का परिवेश है, उसके साथ हमारी क्या इंटरेक्शंस होती है, हमारी क्या अंतःक्रियाएं उसके साथ होती है। आप उसको खुद से लेके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी इकोलॉजी क्या है। अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं।
आप किसी और जीव और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध है, उन संबंध या उन क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप उस जीव की इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो वास्तव में इकोलॉजी जो टर्म है वो 2 ग्रीक टर्म से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लोगोस। पहला टर्म आता है ओइकोस, इसका मतलब होता है आवास। क्या मतलब हुआ इसका? आवास, हैबिटेट, ड्वेलिंग प्लेस। जिस स्थान पर जीव अपना जीवन यापन करता है या जिस परिवेश में जीव रह रहा है, जिस आवास में जीव रह रहा है, उस आवास के साथ उस जीव के संबंधों का अध्ययन। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, या हम कहें अध्ययन करना। टू स्टडी या अध्ययन करना। तो हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? जीव और उसके आवास के मध्य अंतर संबंधों का। जो टर्म इकोलॉजी है, इकोलॉजी टर्म जो है वो सबसे पहले हमें दिया था रीटर ने। एक इकोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था रीटर। रीटर ने सबसे पहले हमें टर्म दिया इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म देने के कारण सबसे पहले हमें रीटर ने बताया कि ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं किसी जीव के आवास या उसके परिवेश या उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का, इस अध्ययन को एक नाम दिया जाए। इस अध्ययन को हम इकोलॉजी कहें। तो इकोलॉजी शब्द जो था वो दिया गया किसके द्वारा? सर्वप्रथम रीटर ने दिया, और इसी कारण रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रीटर को? फादर ऑफ इकोलॉजी। हम इन्हें इकोलॉजी का जनक कहते हैं। कुछ लोग हीकल को भी मानते हैं, अपनी अपनी धारणाएं हैं, बट सबसे पहले रीटर ने इसके ऊपर फोकस किया था। तो अधिकांश जो है साइंटिस्ट या इकोलॉजिस्ट जो है वो रीटर को फादर ऑफ इकोलॉजी मानते हैं। अब परिभाषा के बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि किन लोगों ने अपनी और परिभाषाएं दी। तो रीटर के बाद हमने बात की थी हीकल के। हीकल ने सबसे पहले इकोलॉजी को सबसे सही ढंग से जो परिभाषित किया वो हीकल ने किया था। हीकल के अनुसार विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव और उसका बाह्य वातावरण मीन्स पर्यावरण, उसके मध्य जो उत्क्रमणीय संबंध हैं, उन संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। हम पहले ये बात कर रहे थे कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ? पारिस्थितिकी का मतलब जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन। फिर हमने कहा कि हीकल ने इसको सबसे सही ढंग से परिभाषित किया। क्यों? क्योंकि हीकल ने यह कहा कि जो संबंध है किसके बीच में? जीव और उसके पर्यावरण के बीच में। जीव और उस जीव का पर्यावरण, इनके मध्य जो संबंध है ये संबंध उत्क्रमणीय है, बाई डायरेक्शनल है, ये दोनों तरफ चलते हैं। इन संबंधों में जीव कुछ पर्यावरण को दे भी रहा है तो कुछ वो पर्यावरण से ले भी रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। पर्यावरण हम पर डिपेंड है और हम पर्यावरण पर। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमें पर्यावरण से मिलती है, और पर्यावरण को कुछ चीज़ें जो है वो इस जीव से मिलती है। तो दोनों जो के मध्य जो संबंध हैं वो संबंध कैसे हैं? उत्क्रमणीय। तो हीकल ने यह कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और उसके बाह्य वातावरण के मध्य होने वाले उत्क्रमणीय क्रियाओं का या उत्क्रमणीय संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे कहा जाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। यूजीन पी ओडम ने अपनी परिभाषा दी। उनके अनुसार इकोलॉजी जो है वो एक प्राकृतिक तंत्र की संरचना और कार्य का अध्ययन है। प्राकृतिक तंत्र की संरचना और उसका कार्य, जो एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है, उस नेचुरल सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है और उसके कार्य क्या है। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर जीव भी आता है और उस जीव के चारों ओर का पर्यावरण भी आ गया।
मतलब अध्ययन हम वही कर रहे हैं, जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन हो रहा है। इन लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित किया। तो ओडम की परिभाषा ये कहती है कि जो नेचुरल सिस्टम है, प्राकृतिक तंत्र जो है, उस प्राकृतिक तंत्र की संरचना और उसके कार्य। संरचना में दोनों चीजें आ गई, जीव भी आ गया और पर्यावरण, जैविक और अजैविक दोनों घटक उसके अंदर शामिल हो गए। अब कार्य की बात करें तो इनके बीच में जो भी अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, जो भी अंतर संबंध है, जो इनके बीच की क्रियाएं हो रही है, वो क्रियाएं ही इस नेचुरल सिस्टम के फंक्शन है, उस नेचुरल सिस्टम के कार्य है। तो ओडम के अनुसार प्राकृतिक तंत्र की संरचना और कार्य का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो आई होप डेफिनेशन आपको इकोलॉजी की समझ में आ गई होगी कि इकोलॉजी है क्या। विज्ञान की एक शाखा है साहब, जिसके अंदर हम जीव और उसके पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उन संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। अब बात आती है कि पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो डिवाइड हम इसको करें तो अलग अलग आधार पर इसको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, कई प्रकार में हम इसको विभाजित भी कर सकते हैं। पर जैसा हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ तक हमारी लिमिट्स हैं उसके आधार पर देखा जाए तो मोटे तौर पर हम बात करते हैं कि नेचुरल सिस्टम जो है, प्राकृतिक तंत्र जो है, उसकी संरचनात्मक रूप से हम बात कर रहे हैं। तो संरचना के आधार पर इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है उसको मोटे रूप से दो भागों में हम बांटते हैं, और वो दो भाग है स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। दो भाग हमने बनाए, एक को हमने कहा स्वपारिस्थितिकी और दूसरा जो है वो है समपारिस्थितिकी, ऑटिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी। अब इन दोनों में अंतर क्या है वही पारिस्थितिकी है, मतलब जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। अब जब हम स्वपारिस्थितिकी की बात करते हैं, स्व मतलब स्वयं का, स्व मतलब स्वयं का, हमारा खुद का। तो जब हम बात किसी एक जीव की करते हैं कि कोई एक जीव है और उस जीव के चारों ओर का पर्यावरण या उसका परिवेश जो है, इसके मध्य होने वाली उत्क्रमणीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। उसको हम क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी। अब उसके उलट यदि हम किसी समष्टि या समुदाय और उसके पर्यावरण के बीच में होने वाले उत्क्रमणीय संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहा जाएगा समपारिस्थितिकी। देखिए सर, यहां देखिए, ये डायग्राम जो है, इसके केंद्र में एक जीव है और इसके केंद्र में भी एक जीव है, ठीक है। बट यहां इस पहले डायग्राम को जो हम देख रहे हैं, तो यहां से सारी चीजें बाहर की तरफ एक एरो से दर्शाई है। मतलब इस जीव का, एक जीव का हम इसके चारों ओर के पर्यावरण के साथ होने वाली क्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। यहां सिर्फ हम बात करते हैं केवल मात्र एक जीव की, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल और उसके परिवेश के मध्य संबंधों का अध्ययन करेंगे, तो उसको कहा जाएगा स्वपारिस्थितिकी। जबकि यहां देखिए, हर जीव के बीच में उत्क्रमणीय संबंध है, मतलब ये सारे जीव आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इन सभी जीवों और इनके चारों ओर के परिवेश के मध्य होने वाली क्रियाओं का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको सिनिकोलॉजी या समपारिस्थितिकी कहा जाता है। तो अब जीव जब एक से ज्यादा हो गए, तो हमने यहां दो शब्द यूज किए कि हम यहां अध्ययन करते हैं समष्टि और उसके पर्यावरण का, या फिर समुदाय और उसके पर्यावरण का। समष्टि का मतलब होता है एक ही जाति के जीवों का समूह। यहां हम केवल एक जीव की बात कर रहे थे, यहां एक जाति के जीवों का समूह हो सकता है, या फिर एक से अधिक जातियों का समूह हो सकता है। एक से अधिक जातियों का समूह हो गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? समुदाय। तो
तो यहां किसी समष्टि या समुदाय और उसके पर्यावरण के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं समपारिस्थितिकी। तो मोटे तौर पर हमने पारिस्थितिकी को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। किस आधार पर? उसकी संरचना के आधार पर। जो संरचनात्मक घटक है उसके आधार पर हमने 2 भागों में बांटा कि यदि हम किसी एक जीव और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्वपारिस्थितिकी या ऑर्टिकोलॉजी, और जब एक से अधिक जीवों के समूह मतलब समष्टि या समुदाय और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसको कहा जाएगा समपारिस्थितिकी या सिन इकोलॉजी कहा जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं संरचना की, तो अब यहां पर इकोलॉजिकल हायरार्की को समझ लेते हैं। हमने कहा कि समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है, तो इकोलॉजी में एक हायरार्की चलती है। उस हायरार्की की हम बात करें तो सबसे पहले आता है जीव। जीव एक अकेला जीव, एक ही जाति के जीवों का समूह हो गया, उसको हमने कहा समष्टि। मतलब एक ही जाति के जीव जो है उनका समूह बन गया तो उसको हमने कहा समष्टि। जब 2 या 2 से अधिक समष्टि इकट्ठी हुई तो क्या बना? समुदाय। और कुछ समुदाय जब एक ही परिवेश में एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं या कुछ समुदायों का हम अध्ययन करते हैं तब बनता है पारिस्थितिक तंत्र। क्या बनेगा? पारिस्थितिक तंत्र। और कुछ पारिस्थितिक तंत्र जो है वो इकट्ठे होकर निर्माण करते हैं बायोम का, और सारे जो बायोम हैं वो सारे इकट्ठे होकर के निर्माण करते हैं जैव मंडल का। मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो एक प्रकार का जैव मंडल है। पृथ्वी और उसका चारों ओर का जो परिवेश है वो मिलकर के जैव मंडल का निर्माण कर लेते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले जो सबसे छोटी इकाई आई वो थी जीव, और सबसे बड़ी इकाई जो आ रही है वो आ रही है जैव मंडल। अब जैसे जैसे हम जीव से लेके जैव मंडल की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती है? जटिलता। एक जीव और उसके पर्यावरण का हम जब अध्ययन करते हैं तो एक छोटी सी चीज है, उसकी जटिलता कम है। जब समष्टि पे आ गए जटिलता थोड़ी बढ़ी, समुदाय पे आए जटिलता और बढ़ गई, पारिस्थितिक तंत्र जटिलता और इंक्रीज हुई, बायोम में जटिलता और बढ़ गई, और जैव मंडल में आ गए तो उस सिस्टम की जटिलताएं जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो जो जटिलता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आकार के। जैसे जैसे आकार इंक्रीज होगा, साइज जो है वो इंक्रीज होगी सिस्टम की, वैसे वैसे उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता जो है वो बढ़ती जाती है। चलिए साहब, अब हम बात करें, आते हैं मूल मुद्दे पे, पारिस्थितिक तंत्र। इकोलॉजी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो वो है पारिस्थितिक तंत्र। जैसे हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र जो है वो इकोलॉजी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। और ये शब्द जो है ये सबसे पहले दिया था एजी टेंसले ने। किसने दिया? एजी टेंसले ने ये शब्द जो है सबसे पहले हमें दिया कि इकोसिस्टम क्या है या पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द ये कई बार पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है वो किसने दिया? एजी टेंसले ने दिया था। अब बात आती है कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है क्या? हमने कहा कि संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है। किसी भी हम प्राकृतिक तंत्र की जब अध्ययन करते हैं या इकोलॉजी की हम बात करते हैं तो उसकी संरचनात्मक इकाई इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम है क्या? इकोसिस्टम के अंदर 2 चीजें आती है। किसी भी परिवेश के जैविक कारक मतलब जीव और उसके अजैविक कारक, अजैविक कंपोनेंट जो है मीन्स निर्जीव वस्तु है। जैविक और अजैविक कारक दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं किसका?
इकोसिस्टम का। तो संरचनात्मक रूप से हम बात करें तो किसी भी परिवेश की संरचना किससे बनी होगी? उसके जीवों से, और उस जीव के चारों ओर जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं या अजैविक कारक जो है, भले वो जलवायु कारक हो सकते हैं, मृदा से संबंधित हो सकते हैं, स्थलीय आकृतियों से संबंधित हो सकते हैं, रासायनिक कारक हो सकते हैं, जितने भी कारक है जो अजैविक है या नॉन लिविंग है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर के इकोसिस्टम बनता है। कि इकोसिस्टम की संरचना जो बनी वो किससे बनी? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनती है। अब हमने कहा कि संरचना की बात तो हो गई, अब हमने ये भी कहा कि ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब कार्य क्या होता है? संरचना किससे मिली, किससे बन गई? जैविक कारक और अजैविक कारकों से। अब ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये जैविक और अजैविक कारक मिलके काम क्या कर रहे हैं? तो मूल काम जो इसमें होता है वो ये होता है कि इन कारकों के मध्य रासायनिक पदार्थों और ऊर्जा की निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। क्या किसकी गतिशीलता बनी रहेगी? रासायनिक पदार्थ प्लस ऊर्जा, एनर्जी। रासायनिक पदार्थों और ऊर्जा की निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। इसका मतलब इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है और उसके अंदर रासायनिक पदार्थों और ऊर्जा की एनर्जी की निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। निरंतर गतिशीलता, गौर कीजिएगा, मतलब इकोसिस्टम कभी रुकता नहीं है। ये एक सदैव गतिशील रहने वाला सिस्टम है जिसके अंदर रासायनिक पदार्थ और ऊर्जा की गतिशीलता बनी रहती है। किसी क्षेत्र के जैव और अजैव घटकों से बना ऐसा तंत्र जो पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर है, क्या कहलाता है? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर है, किसी और के ऊपर ये डिपेंड नहीं है। इसके जैविक और अजैविक कारक मिलकर के एक कंप्लीट सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस कंप्लीट सिस्टम के अंदर रासायनिक पदार्थों की और ऊर्जा की निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। या हम सामान्य शब्दों में कहें तो ऊर्जा जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है और एक जीव से दूसरे जीव तक उसका स्थानांतरण भी होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो दो घटकों से मिलकर बना है और उसके अंदर रासायनिक पदार्थ और ऊर्जा की निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। ऐसा सिस्टम कहीं पर भी है उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मीन्स एक जीव, एक सूक्ष्म जीव की हम बात करें, एक माइक्रोब की बात करें, तो एक सूक्ष्म जीव जो है, उस सूक्ष्म जीव और उसका आवास, ये जैविक घटक और ये अजैविक घटक, इन दोनों के मध्य ऊर्जा और रासायनिक पदार्थों की निरंतर गतिशीलता है। जिस समय इसके मध्य की गतिशीलता रुक गई, मतलब इनका पारिस्थितिक तंत्र अगर रुक गया, तो इस जीव की कल्पना हम नहीं कर सकते। इस जीव को जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है? आवाज से मिलती है। जैसे ही ये जीव खत्म हुआ, इसके पास जो कुछ भी था इसने वापस किसको दे दिया? आवाज को दे दिया। दूसरे सूक्ष्म जीव को जब भी किसी चीज की आवश्यकता हुई, एनर्जी की आवश्यकता हुई, उसको भोजन की आवश्यकता हुई, ऊर्जा की आवश्यकता हुई, उसने किससे प्राप्त की? आवाज से प्राप्त की। और जैसे इस जीव का जीवन काल समाप्त हुआ, इसने वापस किसको दे दिया? अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण को दे दिया। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। अब यहां हम बात कर रहे हैं एक सूक्ष्म जीव की, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो इतना छोटा भी हो सकता है। और जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर की, जैव मंडल की, तो हमारी पृथ्वी जो है, ये पूरी पृथ्वी भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो जब साइज की बात आती है, हमसे ये पूछ ले कि ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम का आकार क्या होता है? तो इसका आकार निश्चित नहीं है। जिस
जिस जगह का या जिस सिस्टम का आप अध्ययन कर रहे हो या जिस जीव और उसके आवास का अध्ययन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग इसका आकार भी बदलता रहता है। तो छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा भी इकोसिस्टम हो सकता है कि आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाए, और इतना बड़ा भी इकोसिस्टम हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में उसका पूरा भ्रमण भी नहीं कर पाए। तो आकार की जब बात आती है तो पारिस्थितिक तंत्र छोटे से छोटा भी हो सकता है और पूरी पृथ्वी के बराबर भी इसका आकार हो सकता है। तो आकार इसका जो है वो तय नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है वो दिया था एजी टेंसले ने। उसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र को कुछ अन्य लोगों ने भी परिभाषित किया, कुछ अन्य नाम भी दिए गए। मोबियस की बात करें तो कार्ल मोबियस ने इसको बायोसिनोसिस कहा, थिनमैन ने बायोसिस्टम नाम दिया, कोस्टलर ने इसको हेलन कहा, आरडी मिश्रा ने इसको इकोकोइज्म कहा। आरडी मिश्रा की बात आती है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा या आर मिश्रा जो कहते हैं, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है वो हम कहते हैं प्रोफेसर आर मिश्रा को, और फोर्ब्स ने इकोसिस्टम को माइक्रोकोइज्म नाम दिया। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने हिसाब से इकोसिस्टम को परिभाषित किया। मोबियस, थिनमैन, कोस्टलर, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, फोर्ब्स, तो इन्होंने अपने अपने नाम दिए। कई बार पूछ लिया जाता है, मोबियस का आप याद रखिएगा, इन्होंने इसको बायोसिनोसिस कहा था। और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखें, प्रोफेसर आर मिश्रा, इन्होंने इकोसिस्टम को इकोकोइज्म नाम दिया, और रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए साहब, अब बात करते हैं हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों की। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है या कितने भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है, यहां से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा गौर से इसको देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र को हम मोटे रूप से दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, नेचुरल और मैन इंजीनियर्ड। प्राकृतिक की जब हम बात करते हैं तो नेचुरली जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं उनको हम प्राकृतिक कहते हैं, जो नेचर में हमें स्वतः ही मिलते हैं। दूसरे ऐसे भी इकोसिस्टम है जो मानव द्वारा इंजीनियर्ड है या मनुष्य द्वारा मैन मेड है। मानव ने कौन कौन से इकोसिस्टम बनाए हैं, तो अगर मनुष्य के हस्तक्षेप से कोई सिस्टम डेवलप हुआ है तो उसको हम कृत्रिम कहेंगे। नेचुरली यदि डेवलप हुआ है तो उसको हम प्राकृतिक या नेचुरल कहते हैं। नेचुरल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसको दो भागों में बांटते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। मीन्स जो इकोसिस्टम हमें स्थल पर मिल रहा है उसको हम स्थलीय कह देते हैं, और जो इकोसिस्टम हमें जल में मिलता है या जल के अंदर डेवलप हुआ है उसको हम जलीय कहते हैं। तो ये जल के अंदर है तो इसको हमने कह दिया जलीय, और ये स्थल पे है इसलिए इसको हम कहेंगे स्थलीय। जब स्थलीय की बात आती है तो इसको हम फिर दो भागों में बांट देते हैं। टेरेस्ट्रियल की बात करें, टेरेस्ट्रियल की जब हम बात करें तो हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। स्थल पे हमें क्या मोटे मोटे कौन से इकोसिस्टम मिलते हैं, जैसे हम बात कर लें ग्रासलैंड की। दुनिया में बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं जहां मेन वेजिटेशन जो होती है वो घास होती है, जिसका मुख्य वनस्पति जो है वो क्या है, घास है, तो उसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। परंतु ऐसा भी नहीं है कि यहां पर केवल आपको घास ही मिलेगी, कुछ दूसरे बड़े पेड़ भी मिलेंगे, बट मेजोरिटी जो होगी वो किसकी होगी, ग्रासेस की होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मेजोरिटी जो होती है वो ट्रीज की होती है, बड़े पेड़ जो हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, और दूसरे जो है वो उनके साथ में दूसरे श्रब और हर्ब भी होंगे, बट मेजोरिटी जो होती है वो किसकी होती है, फॉरेस्ट की होती है। अब फॉरेस्ट को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, कई प्रकार के वनों की हम बात करते हैं। तीसरे प्रकार का जो आता है वो आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। कौन सा, डेजर्ट, रेगिस्तान, जहां वनस्पति बहुत कम होती है। तो स्थल पर जिस प्रकार की वनस्पति है
उसके अकॉर्डिंग हमने स्थलीय इकोसिस्टम को मोटे तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। फिर बात आती है एक्वेटिक की। एक्वेटिक की हम बात करते हैं तो हमारे जहन में 2 बातें आती हैं। जलीय, पृथ्वी पर जल की जो उपलब्धता है वो या तो समुद्र में है और या फिर नदियों, झीलों, अब तालाबों में, उनमें है। तो 2 भागों में बांटते हैं। एक हमारा मैराइन इकोसिस्टम, या हम जिसको कहते हैं समुद्री इकोसिस्टम, ये समुद्र में पाए जाने वाले हैं। और दूसरे जो होते हैं इनको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। ये हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। मतलब ये जो जल है ये पीने लायक है और मैराइन जो समुद्री खारा जल है वो पीने लायक नहीं है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको हम लवणीय इकोसिस्टम भी कह सकते हैं और इसको अलवणीय इकोसिस्टम भी कहा जाता है। इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है इसलिए जल पीने लायक नहीं है, तो इसको हम लवणीय इकोसिस्टम भी कह सकते हैं और इसको अलवणीय पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। परंतु जब फ्रेश वाटर की बात आती है तो यहां फिर 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। फ्रेश वाटर हमें जो मिलता है नदी में, तालाब में, झील में या झरने से, तो यहां 2 फॉर्म मिलती है। या तो जो वाटर है वो रनिंग है ना, वाटर जो है वो किस फॉर्म में है, रनिंग फॉर्म के अंदर है। और दूसरा जो है वो स्टेगनेंट है, मतलब रुका हुआ है ना, एक जगह रुका हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ जल है या चलता हुआ जल है। तो यदि हम बात करें नदी की या झरने की, वाटरफॉल की बात करते हो, रिवर की बात करते हो, नदी की बात करते हो, तो वो आ जाएगा रनिंग वाटर इकोसिस्टम के अंदर। अगर आप तालाब की बात कर रहे हैं, झील की बात कर रहे हैं, तो वो आपका स्टेगनेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। अब बात आती है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि हमारे खेत, या हम ये कह दें क्रॉपलैंड। हमारा खेत जो होता है, किसान जो खेत जोतता है, तो वो एक इकोसिस्टम तो वहां भी डेवलप हुआ, परंतु वो नेचुरल नहीं था। उसको डेवलप किसने किया, इंसान ने किया। तो हमारे जो फार्म हाउसेज हैं, फार्म जो होते हैं, या क्रॉपलैंड जो है, खेत जो है, वो कृत्रिम इकोसिस्टम है। या हम बात करें एक्वेरियम की, एक्वेरियम जो है वो एक कृत्रिम रूप से बनाया हुआ एक जलीय इकोसिस्टम है, जिसके अंदर मनुष्य ने अपने हिसाब से मछलियों को रखा है, अपने हिसाब से वो उसको दाना पानी दे रहा है। अगर उसका मनुष्य का हस्तक्षेप उसमें समाप्त हो जाए तो वो इकोसिस्टम भी समाप्त हो जाएगा। तो ये इस तरीके एक्वेरियम हो गया। यह हमारा वाइवेरियम जो है, वाइवेरियम, एक्वेरियम, फार्म या क्रॉपलैंड, खेत, ये सारे जो सिस्टम आते हैं जो मनुष्य के द्वारा डेवलप किए गए, ये कृत्रिम इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार पर हम पारिस्थितिक तंत्र का अगर वर्गीकरण करें तो मोटे तौर पे हमने 2 भागों में बांटा, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में फिर हमने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो जिस प्रकार की वनस्पति थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट में डिवाइड किया। एक्वेटिक को फिर 2 भागों में बांट दिया हमने, मैराइन और फ्रेश वाटर में। तो यह कई बार पूछा जाता है सवाल कि निम्न में से कौन सा कृत्रिम इकोसिस्टम है या कौन सा प्राकृतिक इकोसिस्टम है। तो आप अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट को देखा है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसा उसका स्ट्रक्चर है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये नेचुरली डेवलप है या ये मैन इंजीनियर्ड है। दोनों के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस कर लोगे, आपको ये स्पष्ट रूप से ये पता चल जाता हमें कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो किस प्रकार का है।